नमस्कार, मैं हूं कमलेश। हमारे खास कार्यक्रम एक मुलाकात में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में योद्धाओं का जनपद कहा जाता है गाजीपुर को। इसी गाजीपुर में किलकारी गूंजी। वो किलकारी गाजीपुर से बीएचयू होते हुए जेएनयू पहुंची और फिर कालांतर में भारतीय प्रशासनिक सेवा में इस किलकारी की सदा सुनाई पड़ी और उस सदा के स्वामी ने तय किया कि उनको छत्तीसगढ़ राज्य में अपनी सेवाएं देना है। और फिर यहाँ सेवा देते देते सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, देश ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न केवल अपने गृह जिले का बल्कि छत्तीसगढ़ देश का नाम भरपूर तरह से, बड़े अदब से, बड़े सम्मान से लोग छत्तीसगढ़ का और भारत का नाम ले, इसके लिए मशहूर कर दिया पूरी दुनिया में। समझ गए होंगे आप। मुझ शख्सियत से आपका तवारुफ कराऊं, वो हैं श्री संतोष सिंह जी, जो वर्तमान में कोरबा एसपी हैं। सर, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। थैंक यू, धन्यवाद। जैसा हम लोग पढ़ते हैं, आप लोगों ने भी सुना होगा कि जब भी विधानसभा लोकसभा के चुनाव होते हैं तो अक्सर चैनल वाले गाजीपुर पहुंचते हैं और गहमर की खूब चर्चा होती है। और ये कहा जाता है कि गहमर अपने आप में एक ऐसा गांव है जहां आपको टाकीज मिलेगी, जहां आपको होटल मिलेंगे और एक पट्टी ऐसी तैयार कर दी गई है जहां से सिर्फ और सिर्फ सैनिक पैदा होते हैं, जहाँ से वहाँ से उनका चयन होता है। मतलब वहाँ फौज की एक टुकड़ी जाती है लोगों को चयनित करने के लिए। गाजीपुर में कोई ऐसा घर नहीं होगा जहाँ से कोई ना कोई फौज में ना रहा हो या फौज के लिए तैयारी न कर रहा हो। उस गाजीपुर में सर आपका जन्म हुआ। स्वाभाविक है, वहाँ से बीएचयू जेएनयू होते हुए आप भारतीय प्रशासनिक सेवा में आए। वहाँ का वातावरण तो अमूमन हम लोग यही मानते हैं कि फौज में जाने का रहता है। आपने कैसे सोच लिया कि आईपीएस बन के भारतीय पुलिस सेवा में जाकर लोगों की सेवा करूं? सही कहे तो मैं आपको बताऊं, मैं बचपन से जब से मैंने पढ़ाई शुरू की, कुछ ना कुछ मेरा इंटरेस्ट जो है समसामयिक विषयों पे ज़्यादा रहा जी। और विशेषकर राजनीतिक विषय, और उसमें भी विशेषतः अंतर्राष्ट्रीय विषयों में मेरी रुचि स्वतः जगने लगी, जिस पे आपने एमफिल किया। जी। इसलिए जब मैं तैयारी वो जब अपने पढ़ाई के जो शुरू के फेज में था, तो मैं उस समय सोचता था कि मैं क्या बनूंगा। लोग पूछते थे कि आपका टारगेट क्या है, तो मैं उस समय सोचता था कि मैं किसी अंतर्राष्ट्रीय विषय के कहीं कोई प्रोफेसर बनना चाहिए या थिंक टैंक में मैं काम करूंगा, जहां इन विषयों में मैं समझ सकूं, जिन पे राय दे सकूं। तो सही कहिए तो मैं किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनना चाहता था। मेरा एकेडमिक रुझान बहुत ज़्यादा था। दूसरा एक असर मेरे पिताजी का भी रहा। पिताजी पेशे से पत्रकार रहे हैं, तो वो जो उनके और मेरे जो उनके साथी पत्रकार जो आते थे घर पे, उनके बीच जो चर्चा का विषय भी हमेशा सामायिक विषय होते थे। तो स्वाभाविक रुचि मेरा उसमें हुआ। ये हुआ कि जब हम पढ़ाई करने लगे और फिर मैं जेएनयू में जब मैं एमफिल कर रहा था, तो उस समय पहली बार मुझे लगा कि प्रोफेसर बनने के बाद मैं अपनी बात एक लिमिटेड ऑडियंस के बीच रख पाऊँगा, लिमिटेड लोगों तक मेरी पहुंच रहेगी। और वहाँ एक सिविल सर्विस का माहौल दिल्ली में भी रहता है और जेएनयू में भी है, तो उससे मुझे लगा क्यों ना सिविल सर्विस की तैयारी की जाए। तो पहली बार मैंने सिविल सर्विस के बारे में जेएनयू में जाके मैंने सोचना शुरू किया। और फिर जब सिविल सर्विस में जब आप बैठते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, तो सर्विस एलोकेशन आपको होता है। मुझे भारतीय पुलिस सेवा में आने का मौका मिला, लेकिन एक बार पुलिस में आने के बाद कभी कोई पीछे मुड़ के देखने का नहीं रहा कि मैं क्या बनना चाहता था, क्या करना चाहता था। मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि पुलिस सेवा कहीं ना कहीं मेरी रुचि के अनुसार मैं सर्विस में आया हूँ, और एक बार पुलिस में आने के बाद पुलिसिंग मेरा एक पैशन हो गया। जी जी। तो मैं अब चूंकि मैं इंट्रोडक्शन में आपके वो नाम नहीं ले पाया, जबकि हमको लेना चाहिए, इसलिए कि आपके पिताजी की ही बिरादरी का मैं भी हूँ। तो जब पत्रकार आपसे मिलते थे तो मन में कभी ये भाव नहीं आया कि चलो इसी क्षेत्र में चला जाए जिसमें पिताजी थे, और वो तो गाजीपुर तक ही सीमित रहे, आसपास जिलों तक महदूद रहे, मैं ज़रा प्रदेश स्तर पर, देश स्तर पर जा कर के काम करूँ? ये ज़रूर मैं कहूँगा, अभी भी और पहले भी पत्रकारों की, जर्नलिस्ट की, अच्छे जर्नलिस्ट की काफ़ी इज्जत होती रही है। उनके पास चाहे
पैसा हो चाहे नहीं हो, उतनी कमाई होती हो ना होती हो, सैलरी मिलता हो ना मिलता हो, लेकिन उनकी इज्जत बहुत होती है। लोग उनके लेखनी अगर उनकी अच्छी हो तो और भी ज़्यादा लोग उनको पसंद करते हैं। तो ये चीज़ें मुझे हमेशा प्रभावित करते रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे मैं कहा कि उससे मेरी एकेडमिक से जुड़ाव उसी बहाने ज़रूर हो गया। जी जी। मुझे हमेशा लगा कि पढ़ने पढ़ाने और कुछ मुद्दों पे बात करना, सोचना, उसमें कंट्रीब्यूट करना, वो चीज़ ज़रूर उसी से आई। ये ज़रूर है कि पत्रकारिता से इतर मैंने एकेडमिक्स रुझान मेरा ज़्यादा रहा। जी, मतलब कलम से पिताजी न्याय दिलाते थे, आप पुलिस सेवा में आकर के अब लोगों को न्याय दिलाने में ज़्यादा रुचि दिखा रहे हैं। खैर, जो अवसर आपको ईश्वर ने दिया उसका भरपूर फ़ायदा आप अपने क्षेत्र के लोगों को, जहाँ भी आप जाते हैं वहाँ के लोगों को देते हैं। मैं उस पर चर्चा करूँगा, लेकिन एक बात आती है सर कि आपके मन में भाव आया, पढ़ते पढ़ते आपको अवसर मिला और आपका चयन हो गया। कई बार बच्चों को देखते हैं कि वो जो भारतीय प्रशासनिक सेवा में अपनी किस्मत आजमा रहे होते हैं, एक दो बार वो अगर उनको सफलता प्राप्त नहीं हुई तो वो कई तो अपने साथ ही अनिष्ट कर बैठते हैं, कई अवसाद की स्थिति में आ जाते हैं। तो ऐसे बच्चे जब आपसे मिलते होंगे तो आप क्या राय देते होंगे सर उनको? देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ, यूपीएससी एक ऐसा ड्रीम है जिसमें जो सारे अच्छे मेधावी बच्चे होते हैं, जिन्होंने देश दुनिया जो देखते हैं वो उसमें जाना चाहते हैं। ये हमेशा से सभी का एक अच्छे पढ़ने लिखने वालों का एक ड्रीम रहा है। जी, और जी। जो विशेषकर लार्जर पर्सपेक्टिव में बड़े ओहदों पे जाना चाहते हैं, उनके लिए यूपीएससी एक अवसर देता है। लेकिन ये कंपटीशन इतना टफ है कि इसमें जितनी सफलता के चांस नहीं, उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा असफलता के चांस हैं। तो बहुत बार स्वाभाविक है कि जो लोग इसमें एग्ज़ाम में बैठते हैं, सही कहिए तो ये सिर्फ़ और सिर्फ एकेडमिक्स का ही खेल नहीं है कि आप सबसे अच्छे होंगे तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल रहती है। एग्ज़ाम का पैटर्न भी कुछ ऐसा होता है कि प्री मेंस इंटरव्यू और इतने सारे पेपर्स होते हैं। थोड़ा बहुत लक फैक्टर भी कई बार किसी के साथ काम कर सकता है। इसलिए इसमें निराश होना स्वाभाविक होता है। लेकिन जो लोग इस प्रिपरेशन में आते हैं, मैं उनको हमेशा, ऐसे लोग जब मिलते हैं, जब या तो तैयारी करने जा रहे होते हैं या तैयारी कर रहे होते हैं, मैं हमेशा उनसे कहता हूं कि आप सेकंड बेस्ट ऑप्शन अपने पास तैयार रखिए। जी जी जी। एक चीज़ आप अपने हाथ में रखिए, ताकि आपको ये ना हो कि आप एक अटेम्प्ट लिए, 2 अटेम्प्ट लिए, आपने 3 साल लिया, 4 साल लिया। कई लोग ऐसे भी रहते हैं कि 4-4 बार इंटरव्यू में गए और सेलेक्ट नहीं हुए। फिर आप क्या करेंगे? तो हमेशा कैरियर ऑप्शन लेने की मैं उनको सलाह देता हूं। और ये साथ, लेकिन मेरा ये भी मानना रहता है कि जो व्यक्ति यूपीएससी में मन से तैयारी कर रहा है, जो उतना अपने को काबिल समझता है या काबिल है, जी जी। तो अगर यूपीएससी से गिरेगा भी तो कहीं ना कहीं किसी न किसी उसी तरह के मिलते जुलते स्टेट पीएससी, एसएससी, बहुत तरह के और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, उसमें ज़रूर वो सेलेक्ट हो सकता है, अगर उसी तैयारी के साथ थोड़ा बहुत चेंजेस जो उसके रिक्वायर्ड कोर्सेज के साथ वो कर ले तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना मतलब चाहिए। विकल्प अपने जहन में रखना चाहिए, बिल्कुल, तब अवसाद की स्थिति निर्मित नहीं होगी। बिल्कुल। कई बार ये होता है सर कि मैंने अपने पत्रकारिता के सफ़र में बहुत सारे आईएएस आईपीएस से बात किया, लेकिन मैं एक चीज़ देखा कि वो सबका यही कथन था कि आप बहुत रट्टू तोते की तरह आप पढ़ाई मत करिए, एकदम फ्री होकर के पढ़िए और ये मान करके पढ़िए कि अगर आप उसमें सेलेक्ट हो गए तो ठीक है, नहीं तो आपका चयन ईश्वर ने कहीं और के लिए तय कर रखा होगा। नर्वस मत होइए, बल्कि वैकल्पिक मार्ग आपके जहन में होगा, तो आप न वहाँ अगर सफलता किसी कारणवश नहीं मिली तो यहाँ निश्चित सफल हो बिल्कुल जाएंगे। बिल्कुल जी। और कई जो ये कहा जाता है सर कि जो बच्चे दिन रात पढ़ाई में ही लगे रहते हैं वो असफल होते हैं, तो उनके लिए संभाल पाना बड़ा कठिन हो जाता है। वो ज़रूर है, लेकिन देखिए, यूपीएससी एक, जो सही कहिए तो जो सिलेक्शन भी होता है, जी जी। जो हम लोगों ने देखा है, शायद ही कोई एकदम रट्टू टोटा जिसकी आप बात कर रहे हैं वैसे लोग सेलेक्ट होते हैं। मैंने जैसा कहा कि इसका पैटर्न ही कुछ ऐसा है जी। कि अगर आपने पढ़ाई के साथ अपनी ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप नहीं की तो यूपीएससी आपके लिए नहीं बना है। जी। आप सेलेक्ट नहीं होंगे। आपकी मानसिक दृढ़ता, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी अन्य इंटीग्रिटी, आपके सारे और जो कैरेक्टर्स हैं, वो कहीं ना कहीं इतने सारे एग्ज़ाम्स जो पैटर्न होते हैं उसमें जज किए जाते हैं, इंटरव्यू में जज किया जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप
ओवरऑल पर्सनालिटी पे काम करें, ओवरऑल पर्सनालिटी का ध्यान रखें, सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। सर आपको किताबों से भी बहुत मोहब्बत है, बिल्कुल। अभी भी किताबें छोड़ते नहीं हैं आप, समय जब मिलता है तो उसका किताबों कारण कहीं ना कहीं मेरा एकेडमिक्स बैकग्राउंड रहा है। जैसा मैंने कहा कि मैं तो खुद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनना चाहता था, और एक तो होता है कि पढ़ाई की किताबें, दूसरा होता है कि स्वाभाविक जी। इंटरेस्ट। हर व्यक्ति का कोई इंटरेस्ट रहता है, किसी को कोई काम करना बहुत अच्छा लगता है, म्यूज़िक किसी को बहुत अच्छा लग सकता है, डांस अच्छा लग सकता है, जी, बहुत जी। तरह के शौक़ होते हैं। मेरा जो शौक़ है वो किताबों का रहा है, और मैं लिटरेचर खूब पढ़ता रहा हूँ, और हर तरह के लिटरेचर, हर तरह की किताबें, कोई एक विषय का बंधन कभी नहीं रहा है। साथ साथ मैं मूवी देखने का भी बहुत शौकीन हूँ, तो ये चीज़ें जो मुझे इंटरेस्ट रहता है उसमें अपना मन भी लगा रहता है, और अपना खुद का जो पुलिस का हमारा काम है जिसमें बहुत सारे स्ट्रेस रहते हैं, इन दोनों चीज़ों की वजह से वो स्ट्रेस भी कहीं ना कहीं बर्स्ट होता है। सर जो नई पीढ़ी है, वो जो तैयारी कर रही है, या जिसके मन में अभी बहुत सारे ख्वाब हैं, सपने हैं, वो लोग आजकल गूगल पे या यूट्यूब पे ज़्यादा भरोसा करते हैं बनिस्बत किताबों के साथ अपना समय गुजारने के, या किताबों में अंदर प्रवेश करके उसकी आत्मा को अपनी आत्मा में समाहित करने का भाव उनमें कम दिखाई देता है। तो मुझे तो ये लगता है व्यक्तिगत तौर पे, क्योंकि अध्ययन से हम लोग भी जुड़े हुए हैं, कि किताबें आपके ज्ञान की साक्षी होती हैं, उसको अगर पढ़ते हैं तो आप ज़्यादा आप ग्रहित कर पाते हैं बनिस्बत यूट्यूब के या गूगल के। किताबों का देखिए, हर किताब जो रहती है उस वो पर्टिकुलर एक संदर्भ होता है, एक विषय को लेकर के होता है, एक उसकी शुरुआत और एक अंत होती है। तो अगर हम कोई किताब चूज़ करते हैं, चाहे वो कोर्स की हो या किसी चीज़ की, तो हम जानते हैं कि वो किस चीज़ के लिए बनी है और उससे हमें क्या लेना है। लेकिन अगर आप कहें, आज के जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स है जहाँ ज्ञान का एक सबसे अच्छी चीज़ है, उसमें ज्ञान का असीम भंडार है। जी जी जी। चाहे वो यूट्यूब होता है, तमाम तरह के इवन न्यूज़ चैनल्स भी हैं, बहुत सारे टीवी चैनल्स स्पेशली जो एजुकेशन को लेकर के हैं। लेकिन ये वैसे ही है जैसे यूट्यूब पे आप अगर कोई चीज़ खोजने जाएं, ऐसा ही है कि जैसे अगर कोई झरना है और झरने में आपको प्यास लगी है, आपको एक गिलास पानी लेने जाना हो, तो आप गिलास लेके झरने के सामने जो है उसके धार के सामने रखते हैं, तो वो कभी भरता नहीं दिखाई देता। जी जी। और हमेशा वो गिरता निकलता, तो हमें पता नहीं चलता कि हमें कब अपने को विड्रॉ करना है और कितना पानी लेना था और फुल कब होगा। जी जी। किताबें एक निर्दिष्ट, एक निश्चित चीज़ों को लेकर के बनी होती है। तो किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो तैयारी हो, चाहे कोई ज्ञान के लिए आप या किसी विषय के लिए आप विशेषज्ञता के लिए आप खोज रहे हैं कोई चीज़, तो किताबें सबसे अच्छा माध्यम है। जी जी। लेकिन मैं कहूँगा इंटरनेट के जो माध्यम है उसका भी आपको भरपूर उपयोग करना चाहिए। जी। लेकिन आपको लिमिट पता होना चाहिए, कितना उपयोग करना है, कौन सी जगह से लेना है। जैसे हम रेफरेंस हमें पता होना चाहिए। जी जी। हम ऐसे ही सर्फिंग करते रहेंगे तो वो हम इंडलेस जाल में फंसे जाएंगे, और जिसमें हमारा समय ज़्यादा बर्बाद होगा। तो उसमें हम अगर एक जिसको कहते हैं गाइडलाइंस के हिसाब से विशेषज्ञों से बात करके अगर चीज़ों को सर्च करें, तो हम ज़्यादा अच्छे से इंटरनेट के माध्यमों का यूटिलाइजेशन हमारे द्वारा हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। कई बार यूट्यूब वगैरह तो ऐसा कहा जाता है कि उसमें किसी डिग्री की जरूरत नहीं है, ऐसा विश्वविद्यालय कि सब अपना ज्ञान उसमें ढकेल देते हैं। बिल्कुल। तो वो ये भी समझना होगा कि सही जानकारी आपको कौन सी दे रहा है। बिल्कुल, ये और भी जरूरी है क्योंकि वो ऐसा ज्ञान है कि जिसमें आपको पता नहीं कि कौन सही है कौन गलत है, उसको जस्टिफाई करने वाला भी कोई नहीं है। जी जी। और ज्ञान के आपने कहा तो सबसे सस्ता जो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो चलती रहती है, हम लोग हर दिन हम कोई ना कोई हमें ज्ञान मिलता है अलग विषयों पे, लेकिन हमें कभी नहीं पता चल पाता कि क्या सही है क्या गलत है। जी जी जी। इसलिए ऑथेंटिक जो सोर्स का चुनाव बहुत ज़रूरी है। वो अपने विवेक पे रहता है कि आप और कितना आपको उस विषय में जानकारी है। सर मैं थोड़ा सा फिर आपके गांव की तरफ चलूँगा। हम लोग ऐसा पाते हैं, जैसे हमने शुरू में कहा कि गाहमर एक ऐसी जगह है जिसका नाम पूरी दुनिया बड़े अदब से लेती है, पूरे गाजीपुर का। और गाजी का अर्थ भी धार्मिक योद्धा होता है, या योद्धा शार्ट में उसको कह लिया जाता है। वाकई वो धरा ऐसी है कि उसकी जितनी सराहना की जाए कम है। लेकिन कभी कभी कहते हैं ना कि टाट में पैबंद भी लगता है, तो कुछ क्रिमिनल भी वहाँ, कुछ नामचीन क्रिमिनल भी हुए। तो कभी मन में नहीं आता कि एक ऐसा ज़िला
जहाँ सिर्फ योद्धाओं की बात होती हो, जहाँ कैप्टन हमीद की बात होती हो, वहाँ कुछ ऐसी शख्सियतें भी आ जाती हैं जिनकी वजह से गाजीपुर के नाम पे थोड़ा सा लोगों को नाक भौं सिकोड़ने का अवसर मिल जाता है। समाज में हर जगह अच्छे बुरे सब कुछ दिखता है। और जो ज़िला की बात आपने की, गाजीपुर काफ़ी फेमस, विशेषकर जो सबसे पहला किसी के जेहर में आता है गाजीपुर का नाम लेते हैं, वो इंडियन आर्मी में जी रिक्रूट हुए जवानों को लेकर के आता है। साथ ही साथ मैं आपको कहूँ, अगर यूपी पुलिस की बात करें, जिला पुलिस की बात, यूपी के बल की बात करें, तो शायद कुछ सबसे ज़्यादा जो लोग यूपी जवान पुलिस वहीं में के सेलेक्ट होते होंगे वो गाजीपुर के होते हैं। मैंने तो एक टेंडेंसी देखी है कि अपने यहाँ हर गांव से सवेरे 4 बजे के आसपास बच्चे झुंड में रोड सड़क पर पे दौड़ते नजर आते हैं। वो मेहनत करते हैं, उनके कुछ ऑटोमेटिक कुछ ट्रेनर्स भी उसमें होते हैं जो बन जाते हैं, जो कभी सफल असफल रहते हैं वो लोग होते हैं, कुछ फाइनेंसर लोग भी होते हैं। तो एक माहौल है आर्मी पुलिस में जाने का, जिसके लिए गाजीपुर ज़िला जाना जाता है। गाजीपुर ज़िला इसके अलावा अपने जो वहाँ केवड़ा जल काफ़ी फेमस हुआ करता था। दूसरा, लेकिन उसी से मिलता जुलता मैं आपको बताऊं कि गाजीपुर जो देश में 2 ही अफीम फैक्ट्री है, एक नीमच मध्य प्रदेश, एक अंग्रेजों द्वारा जो लगाई गई वो गाजीपुर में था। तो मैं कई बार उससे ट्रेस करता हूँ कि अफीम फैक्ट्री तो जब लगाई गई, अंग्रेजों ने ओपियम वार में अफीम की सप्लाई इंडिया से चाइना में करने के लिए ओपियम फैक्ट्री लगाई थी। जी। और वो अफीम फैक्ट्री का लाइसेंस होता था। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं उससे हम ट्रेस कर सकते हैं कि वो अफीम जब पैदा होता रहा होगा, कुछ लोग नशेड़ी होते रहे होंगे, फिर उसमें क्राइम बढ़ता रहा होगा। साथ ही साथ कहीं ना कहीं उन क्षेत्रों में मैंने देखा है दबंगई, गुंडागर्दी भी इसलिए भी बढ़ी क्योंकि वहाँ जो स्टेक बहुत हाई थे, चाहे वो ठेकेदारी के हों, रेलवे ठेकेदारी के हों, कंस्ट्रक्शन के हों, या हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो दबंगई इसलिए भी हो कि आर्मी पुलिस से रिटायर होने के बाद वापस आए हो, तो वो ऑटोमेटिक समाज में रहा। तो ये भी रहा। और समय के साथ वहाँ कुछ माफिया गिरोह, विशेषकर जैसे मैंने कहा जो ठेकेदारी में जिनकी दखल होती थी, वो लोग पैदा होते रहे। आज भी मैं देखता हूँ कि सामान्य लोगों को परेशानी देने के बजाय वो अधिकांश उनका पूरा जो गैंग वार जो होता है वो कहीं ना कहीं वो ठेके को लेकर के उनमें बड़े लोगों के बीच ही और बाद में उसमें राजनीति जुड़ गई। फिर वो राजनीतिक दलों के साथ होते गए, किसी ने किसी का दामन साधा, किसी ने किसी को इनवाइट किया, तो ये सब चल के प्रतिद्वंदिता बढ़ती गई। और इस तरह से गाजीपुर में बहुत सारे ऐसे लोग जिनकी वजह से जिला बदनाम हुआ, गाजीपुर और उसके आसपास के जिले। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि ऐसी की संख्या बहुत कम है। तो अगर कम लोग बदनामी भी करते तो उन्हीं की वजह से जिला बदनाम होता है, और बहुत अच्छे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे तो शायद लोग भूल जाते हैं। लेकिन जिले की खासियत ये है कि हमेशा वो आज भी ज़्यादा इसके लिए जाना जाता है कि आर्मी पुलिस आर्मी के नाम पे जाना जाता है। वही मैं शुरू में कहा ना सर कि वो गाजी का मतलब ही योद्धा होता है, तो वो इसीलिए कहा जाता है कि वो वीर भूमि है। वहाँ जो लोग जन्म लेते हैं उनमें स्वाभाविक वीरता रहती है। अलग बात है कि कभी कभी लाइन से बेलाइन हो जाते हैं, कुछ लोग तो गलत दिशा पकड़ लेते हैं, ज़्यादातर लोग तो सही दिशा पर ही हैं। सर, आप जब सेवा में आए, भारतीय पुलिस सेवा में, तो आपने छत्तीसगढ़ को क्यों चुना? ऑप्शन आपके पास दूसरे भी थे? देखिए क्या होता है कि जब हम सर्विस में आते हैं तो हमारे समय जो होता था वो आपके रैंक के हिसाब से आप सर्विस का नंबरिंग करते हैं, और उसके बाद हम लोग सर्विस में आपको किस स्टेट में जाना है उसके हम लोग चॉइसेस भरते हैं। तो हम लोग 1 से लेके 29 स्टेट की चॉइसेस भरते थे। कहीं ना कहीं मैं यूपी का था, तो मैंने जो मेरी टॉप 5 चॉइसेस थी वो यूपी और यूपी के आसपास थी। और जनरली ये भी होता है कि जो व्यक्ति इवन जो नॉर्थ ईस्ट का है, नागालैंड का है, वो भी नागालैंड को फर्स्ट प्रेफरेंस देता है, फिर आसपास के ज़िलों को भरना, स्टेट्स को भरना शुरू करता है। तो कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। मैंने यूपी और यूपी के आसपास के स्टेट का चॉइस दिया। शुरुआत के चॉइस मेरे वही थे और उसी के हिसाब से सर्विस का अलॉटमेंट हुआ। लेकिन मैं बताऊं कि एक बार छत्तीसगढ़ में आने के बाद कभी भी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि हम किसी ऐसे स्टेट में रह रहे हैं जहाँ से हमारी चीज़ें डिफरेंट हैं। यहाँ वही खान पान, वेशभूषा और सारे जो लैंग्वेज, एक और बड़ी बात, यहाँ जो छत्तीसगढ़ी बोली जाती है, कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ कि उसमें भोजपुरी और अवधी, विशेषकर अवधी, जो गाजीपुर के आसपास जौनपुर, बनारस,
मेरे अवधि का भी काफ़ी बड़ा वो वर्ग है, तो उससे कभी अलगाव महसूस नहीं हुआ, बल्कि हमेशा लगाव ही महसूस हुआ। हाँ, लगा कि मौसी के घर में है। बिल्कुल। और ये भी लगा यहाँ के लोगों की एक बड़ी संख्या, कहीं ना कहीं दूसरे स्टेट विशेषकर यूपी बिहार के लोगों की भी संख्या रही है, तो वो भी कहीं ना कहीं कभी नहीं फील हुआ। तो लोगों के लीनियस से भी पता चलता, अच्छा बहुत सारे लोग दूसरे जगह वाले भी हैं। छत्तीसगढ़ में एक बार आने के बाद अपनापन सा रहा, और काम करने के बाद तो और भी ज़्यादा। एक चीज़ मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं यूपी का हूँ, लेकिन मैं हमेशा मानता हूँ कि यहाँ के लोग यूपी और किसी अन्य राज्य की तुलना में बहुत ही भोले हैं, सीधे हैं। हाँ, ये ज़रूर है, कुछ जो बदमाश होते हैं वो हर जगह एक ही हर जैसे जगह होते हैं। रहते हैं। लेकिन यहाँ लोग काफ़ी अच्छे हैं, तो इसलिए हमें सर्विस में जो दिक्कतें होती हैं वो स्वाभाविक दिक्कतें, वो यहाँ नहीं हुई। सर, आप नक्सली बेल्ट में भी शुरुआती दौर में रहे, 2014 से 16 के बीच में आप सुकमा में रहे, जो नक्सलवाद से अत्यंत प्रभावित जिलों में है। स्वाभाविक है कि मन में वो सारी चीज़ें आती रही होंगी कि यहाँ के लोग अगर उनको नक्सलवाद की वजह से परेशान हैं तो क्यों हैं। अब किताबों में तो आपने पहले पढ़ा होगा कि चारू मजूमदार और कानू सान्याल ने जो सोच करके नक्सलवाद की शुरुआत की थी, आज जो नक्सली उससे बिल्कुल भटक गए हैं। और फिर आपने जेएनयू में भी पढ़ाई की, वहाँ के बारे में भी कहा जाता है कि वामपंथी विचारधारा के लोग ज़्यादा हैं, लाल झंडे की बात करने वाले ज़्यादा लोग। तो ये जो विचारों का अंतर्द्वंद रहा होगा, उससे लड़ते हुए और वहाँ के लोगों को न्याय मिले, इसमें तालमेल सामंजस्य बनाने में कहीं कठिनाई तो नहीं हुई? देखिए, मैं जब छत्तीसगढ़ में आया तो कई बार मुझे हमेशा ये चीज़ें याद आने लगती थी कि हम लोग जेएनयू में, जैसे आपने कहा कि वामपंथ के विचारधारा के लोग नक्सलवाद के बारे में क्या कहते थे। उनका ये कहना होता था कि नक्सलवाद मजलूमों, गरीबों, आदिवासी वर्ग, महिलाओं, कमज़ोर तबकों की लड़ाई है, भूमिहीनों की लड़ाई है। और वो मुझे याद आता था। जी जी। जब मैं बस्तर के ज़िलों में पदस्थ रहा, मैंने बस्तर के 3 ज़िलों में मैं पदस्थ रहा। उसके बाद फिर 2 और नक्सल ज़िले मुझे काम करने का राजनांदगांव में भी रहे आप? और पार्शली जो हमारा महासमुंद का कुछ हिस्सा जो नक्सल अफेक्टेड है जी। वहाँ मुझे हमेशा कई बार, विशेषकर बस्तर में, ऐसा लगता था कि जब हम लोग देखते थे कि कुछ अंदरूनी इलाकों में कितनी गरीबी, तो ऐसा लगता था क्या वो सही कह रहे थे, क्या यहाँ नक्सलवाद भी है और वही गरीबी है। जी जी। लेकिन फिर जल्दी ही चीज़ों को जब समझा तो समझ में आया कि नक्सली जिन बड़े आदर्शों की बात करते हैं, जिन कार्य योजना की बात करते हैं कि किस कार्य योजना पे वो चलते हुए लोगों को इससे बाहर निकालेंगे और सर्वहारा क्रांति हो जाएगी और सबका हित वाली सत्ता आ जाएगी, जी जी, मैंने पाया कि उनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। जी। यहाँ वो भी वही काम कर रहे थे जिसके विरुद्ध उन्होंने आवाज़ उठाई थी, यहाँ वो भी वही हिंसा कर रहे थे। अगर वो राज्य की हिंसा कर रहे थे तो वहाँ इन्होंने एक संगठन की हिंसा को बढ़ावा दिया। अपने ही लोगों को, अपने ही वही आदिवासी भाई बहनों को उन्होंने बेरहमी से मारा। और जो सबसे बड़ी बात, जिस कार्य योजना, जिस सिद्धांत को लेके चले थे, वो इलाके, अबूझमाड़ के इलाके, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर के इलाके, जहाँ उनकी पैरेलल सरकार 40 सालों तक रहे, भाई 15 साल छोड़ भी दीजिए, पिछले 15 साल, जी जी, सन 70 से लेके 2000-2004 तक रहे, जहाँ कोई, मतलब हम मानते कि गवर्नेंस नेग्लिजेंस था, जब हमारा छत्तीसगढ़ भी नहीं बना था। जी जी जी। तो उन्होंने कौन सी आइडियोलॉजी का प्रचार जो किया था उसको धरातल पे ला पाए? वो फेल कर गए। उनकी कोई कार्य योजना ऐसी थी ही नहीं जो वास्तविक हो। तो ये कहना कि इनकी आइडियोलॉजी और इनका कार्य योजना एक किसी वर्ग को मदद करेगा, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि वो लोग शोषण में लग गए। उन्होंने, बल्कि मैं हमेशा यही कहता हूँ, गवर्नेंस बहुत लो था, सही कहिए तो सरकार की पहुँच नहीं थी, कुछ कमजोरियां सरकार की रही होंगी, पुलिस मिलिट्री की हो सकता है कुछ दिक्कतें रही होंगी। तो नक्सली आए उस वैक्यूम को भरने के लिए। उन्होंने कहा कि आप गरीब हैं, आप कमज़ोर हैं, आपको सताएंगे तो हम आएंगे। वो आ गए। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक विशेष सर्किल में लोगों का डाल दिया। उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया, अपनी प्रयोगशाला बनाई लोगों की लाश पे, और फिर उन्होंने लोगों को वैसे ही रखा ताकि फिर डेवलपमेंट ना है, जो जैसे था वैसे उसी साइकिल में फंसा रहे, ताकि उनकी आइडियोलॉजी का जो ब्रीडिंग ग्राउंड है, जिसपे वो फलते फूलते हैं, वो बना रहे, मतलब उनका कारोबार चलता रहे। बिल्कुल, ये शब्द इस्तेमाल किया जा सकता है। तो उन्होंने कोई नई आइडियोलॉजी नहीं दी
और लोगों को उसी तरह से परेशानी में रखा। अब सरकार की योजनाएं जब वहाँ पहुँच रही हैं, अब वो हमें और नहीं पहुँचने देना चाहते हैं। रोड बनाते हैं तो कहते हैं कि ये रोड मिलिट्री के लिए, ये शोषण करने के लिए है। चिकित्सा सुविधाएं जब जाती है तो डॉक्टर्स को भगा देते हैं, पीडीएस को, राशन को जाने नहीं देते, बल्कि या कई जगह उसी को लूट के वो अपना बता के देते हैं। तो सारी सरकारी योजनाएं, सारी वेलफेयर एक्टिविटीज़ को उन्होंने हाईजैक कर रखा है या तो होने नहीं देते। तो उनकी ये आइडियोलॉजी पूरी तरह से खोखली है। ये काफ़ी समय जब नक्सल इलाके में जब आप काम करते हैं तो हम कई दूर से हम जब आते हैं तो हमें लगता है कितनी अच्छी आइडियोलॉजी है, हम रोमांटिसाइज हो जाते हैं नक्सलिज्म के प्रति, बस्तर के प्रति, उनके प्रति हम रोमांटिसाइज हो जाते हैं। लेकिन जब हम रियलिटी देखते हैं तब हमें लगता है कि वो शोषण करने वाले ही लोग हैं। पहले अगर कहते हैं कि लोग शोषित थे तो आज वो शोषण कर रहे हैं और लोगों का भला नहीं होने दे रहे। जी, आइडियोलॉजी जो शुरुआत थी कानू और मजूमदार जी के समय में, वो आइडियोलॉजी तो कहीं रह नहीं गई। इनकी आइडियोलॉजी सिर्फ और सिर्फ लूट खसोट करने की है, हिंसा की। हाँ, हिंसा की है। एक व्यापारी हो गए कुल मिलाकर वो उनके। आप एक्सटॉर्शन अमाउंट देखें, कितने बड़े ट्यून्स पे एक्सटॉर्शन होते हैं, उनके पास पैसे जाते हैं, वो पैसे कहाँ जाते हैं, किस तरह से यूज होते हैं, ये सारी एक पूरी इकोनॉमिक्स है जिसको हम लोग समझे तो समझ में आएगा कि वो क्यों रन कर रहे हैं। जी, कुल मिलाकर अगर नक्सलवाद को छत्तीसगढ़ से बाहर कर दिया जाए तो इतना खूबसूरत प्रदेश मुझे नहीं लगता कि देश में और कोई होगा। बिल्कुल। जो नक्सलवाद के कारण, सही कहिए तो छत्तीसगढ़ में भी नक्सलवाद से प्रभावित ज़िले 6-7 ही हैं हमारे कुल 33 ज़िलों में। लेकिन जो हमारी इमेज बाहर जो जाती है वो नक्सलवाद को ले जाती है। अदरवाइज जो हमारे बाकी के 27 ज़िले हैं बेहद खूबसूरत, प्राकृतिक रूप से संपन्न, रिसोर्सेज में हम लोग दूसरे तीसरे नंबर पे मिनरल रिसोर्सेज में आते हैं। लोगों का, मैंने कहा कि लोग अच्छे हैं। राजनीति अभी भी राजनेता हमारे किसी और जगह के ज़्यादा लोगों के करीब हैं। अधिकारी में ब्यूरोक्रेसी भी आपको कहूँ तो उस लेवल का नहीं है जो और कई हाईली ब्यूरोक्रेटिक स्टेट्स है। तो लेकिन इन सब के बावजूद सिर्फ नक्सलिज्म की वजह से ऐसा इंप्रेशन जाता है या ऐसी चीज़ें होती हैं कि लोग छत्तीसगढ़ को नक्सलिज्म से ज़्यादा सिनोनिमस रूप से जोड़ते हुए नजर आते हैं। जी, बाहर जो लोग हैं, रिश्तेदार या दोस्त यार, बोलते हैं कैसे रहते हो, जब वो छत्तीसगढ़ आते हैं तो उनको लगता है कि नहीं यार, नक्सलवाद तो बहुत थोड़े से इलाके में है, बाकी बड़ा खूबसूरत प्रदेश है। आपको मैं एक मज़ेदार किस्सा ज़रूर आपको टोक के सुनाऊंगा। जी। जब हम लोग का कैडर अलॉटमेंट जब होता है तो जनरली जब सबको कैडर अलॉट होता है तो हम लोग एक दूसरे को बधाई देते हैं कि बधाई हो, तुम दिल्ली जा रहे हो, तुम गुजरात जा रहे हो, तुम महाराष्ट्र जा रहे हो, अच्छा तुम अपने होम स्टेट जा रहे हो, तुम आसाम जा रहे हो, तुम अपने स्टेट नागालैंड जा रहे हो। और छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा के बारे में लोग बड़े मायूसी से लोग एक दूसरे को बधाई देने के बजाय बोलते ऑल द बेस्ट, ध्यान रखना। उनको लगता है, मतलब सहानुभूति प्रदर्शित करते। उनको लगता है कि छत्तीसगढ़ ऐसा इतना ज़्यादा ट्रबल्ड स्टेट है और पुलिस के लिए काम करना और भी मुश्किल होगा। लेकिन जब हम कैडर में आते हैं तो हमें पता चलता है कि 5-7 ज़िलों में नक्सलिज्म है और उसको भी हम लोग, स्टेट गवर्नमेंट ने काफ़ी हद तक कंट्रोल करके रखा हुआ है। चीज़ें बदल रही हैं। जी, बिल्कुल बदल रही सर। और आप जैसे अधिकारी जब कहीं किसी प्रदेश में जाते हैं तो जो भाव है कि हम जहाँ पर भी हैं अपने अधिकारों का उपयोग करेंगे, प्रयोग करेंगे और बदलेंगे फिजा को, और आपने वो कोशिश छत्तीसगढ़ में की। जिन जिलों में भी रहे हैं आप, वहाँ आपने कुछ ऐसा किया कि वो वर्ल्ड रिकॉर्ड आपने बनाया। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड तो काम करता है व्यक्ति, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाता है। मुझे लगता है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बने इसलिए आपने वो काम नहीं किया, बल्कि किसी अच्छे भाव से आपने काम किया। इत्तेफाक है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। लेकिन एक बात जरूर है जिसकी खूब चर्चा होती है, जब आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिला तो उस समय ये बातें आई। आम आदमी, अब चूंकि पत्रकारिता करते हैं तो ऐसे लोगों से भी मुलाकात होती है जो इस पर बहुत नहीं जानते। वो भी बोलते हैं सर कोरबा में आए सर, और कुछ दिन बाद फिर उनको एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। हालांकि दूसरे जिलों में जो आपने काम किया था उसके लिए मिला। अब हम लोग तो ये चाहते हैं कि कोरबा में भी आप ऐसा काम करें, उसके लिए भी आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छे पुरस्कार से नवाजे जाएं। ये जो बातें आती हैं तो उसमें कहीं कोई मोटिवेशन भी, या ये कह लें कि उससे प्रेरणा आप लोगों को भी मिलती है? बिल्कुल। देखिए क्या होता है कि जब आप कहीं कोई काम करते हैं और जब पूरी टीम उसमें मेहनत से काम करती है और उसको कोई अवार्ड मिलता है या उसका कोई उसके बारे में अच्छी बात कहता है, तो ये सबके लिए काफ़ी मोटिवेटिंग होता है कि वो और अच्छा काम करे।
और उस टीम का जो हिस्सा आते हैं उनके लिए उनकी खुशी का तो ठिकाना नहीं जी, जी, रहता। जी। जैसे मैं आपको कहूँ कि जब हम लोगों ने महासमुंद में काम किया, हम लोगों ने एक चाइल्ड फ्रेंडली पुलिसिंग कॉन्सेप्ट जो आज छत्तीसगढ़ के सारे राज्यों में इम्प्लीमेंटेड है, उसको हम लोगों ने शुरू किया। वहाँ 1.5 लाख बच्चों को हम लोगों ने सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देके, जिसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड की आप बात करें तो वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, और वो कॉन्सेप्ट काफ़ी पॉपुलर हुआ, यूनेस्को के साथ हमारा टाई अप हुआ। तो वो उसमें पूरी टीम 1.5-2 सालों तक काम कर रही थी। इवन मेरे पहले के एसपी मैडम जो थी, उन्होंने भी काफ़ी उसमें उस कॉन्सेप्ट को डेवलप करने में वो किया था। जी, जी। और जब इसको वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इसको रिकॉग्नाइज करके चैम्पियंस ऑफ चेंज अवार्ड दिया, तो सोचिए कि वो मोटिवेशन कितना ज़्यादा मोटिवेटिंग रहा होगा। बिल्कुल। ऐसे ही हम लोगों ने रायगढ़ में कोविड के समय बहुत अच्छा काम किया, मास्क बांटने का एक रिकॉर्ड बनाया। वो रिकॉर्ड तो बिल्कुल रिकॉर्ड के लिए नहीं था, वो प्योरली इस तरह से था कि हम लोग कार्रवाइयाँ पुलिस हर जगह कर रही थी, सख्ती कर रही थी। हम लोग ये था कि मास्क के प्रति लोगों को प्रेरित करें, तो इसलिए हम लोग मास्क अवेयरनेस ड्राइव चलाना चाहते थे। लेकिन एक निश्चित दिन पे तय हुआ कि हम लोग इतने मास्क बांट के लोगों को थोड़ा प्रेरित करेंगे। लेकिन जब लोगों ने, रायगढ़ के लोगों ने सुना कि अच्छा पुलिस मास्क बांटने वाली है रक्षाबंधन के दिन, और एक रक्षा सूत्र मास्क का हमने उसको टैग दिया था कि जैसे रक्षाबंधन के दिन राखी एक रक्षा सूत्र होता है, मास्क जो है कोविड के समय सबसे बड़ा रक्षा सूत्र है, तो उसको बांटा जाए। तो हमने जब टारगेट किया कि हम इतने मास्क बांटेंगे तो लोग हमारे पास आना शुरू कर दे, और इतने मास्क हमको दिए। उन्होंने कहा कि हम खुद भी बांटेंगे और हम ये पुलिस को दे रहे हैं। और एक दिन में हमने 12,37,000 मास्क बांट डाले, जो कोई रिकॉर्ड बनाने के लिए ऐसा कुछ सोचा कि मास्क बांटने का कोई रिकॉर्ड होगा, लेकिन वो इतना मास्क रिकॉर्ड बना कि रिकॉर्ड एजेंसियों ने हमसे संपर्क किया और बोला ये तो रिकॉर्ड है, तो इसको रिकॉर्ड के रूप में उन्होंने दर्ज किया। बाद में उसी समय बाढ़ के समय एक हम लोगों ने बहुत अच्छा अभियान संवेदना चलाया, जो लोगों को बचाने का तो अभियान था, जो लोगों बाढ़ पीड़ितों को हमने बाहर निकाला, होमगार्ड, SDRF, जिला प्रशासन की टीम ने। उसके बाद जो हमने राहत सामग्री देने का किया, जो न केवल सामान्य साड़ी कंबल देने के अलावा हम लोगों ने उनको लाइफ सेविंग सामान, घर बनाने के सामान, सीमेंट, छड़, गिट्टी, ये सब जब देना शुरू किया तो लोगों को लगा कि ये क्या हो रहा है। और सही कहिए तो वो भी पुलिस का नहीं था, वो भी लोगों द्वारा दिया गया था, हम बस उसके माध्यम थे। उसको फिक्की ने संवेदना अभियान को सेलेक्ट किया, और 30 उसमें उन्होंने जो बेस्ट स्मार्ट पुलिसिंग वर्क्स जो पूरी देश भर में उन्होंने सम्मानित करते उसमें सम्मानित किया। तो जो मेरी पूरी टीम जो उसमें लगी थी, सही कहे तो मेरा उसमें कुछ भी योगदान नहीं था सिवाय एक आइडिया देने के। नेतृत्व तो आपका सभी था? लोगों ने इसको बड़ा हाथों हाथ लिया, और दूसरे जिलों की भी टीम इसमें काफ़ी प्रभावित होती है, वो लोग भी इसमें, और उनको लगता है कि छत्तीसगढ़ पुलिस का ओवरऑल नाम होता है, उस प्रदेश के साथ साथ जिले का नाम होता है, तो रायगढ़ का नाम हुआ, महासमुंद का नाम हुआ, ये हम लोग के लिए और भी बड़ी बात है। नहीं तो हम लोग तो यहाँ पढ़ते थे, लोग वहाँ के जो आते थे, कभी उस पीरियड में तो आना जाना कम था, लेकिन बोलते थे कि रायगढ़ एसपी, एक नाम आया था ना उसमें सोनू सूद का, तो उस तरह से मास्क बांटने के अलावा जो मजदूर, जो मजलूम बाहर जाने में कहीं असहाय अपने आप को महसूस कर रहे थे, भोजन की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, उसमें भी आप लोगों ने बड़ा काम किया था। बिल्कुल काम किया, बल्कि सही कहिए तो उस समय राज्य शासन, हमारे CM साहब का भी निर्देश था कि ऐसे लोग, DG साहब ने भी उस समय निर्देश दिया कि जो लोग रास्ते में जा रहे हों उनको जो यातायात के साधन उपलब्ध कराए जाए, राशन उपलब्ध कराई जाए। तो जो हमारे पुलिस के अधिकारी हैं उन्होंने भी हम लोग को निर्देशित किया कि इनकी मदद की जाए, सख्ती के साथ मदद, ये हम लोग का एक प्रमुख लक्ष्य हुआ करता था कोविड के समय। लेकिन कई बार ये होता है ना सर कि निर्देश का पालन करना और एक बड़े आत्मीय भाव से उस काम को करना, दोनों में बड़ा अंतर होता है। बहुत सारे लोग तो बस वो एक फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, औपचारिकता निभा दिए, भाई निर्देश है इसका पालन कर लो, लेकिन कुछ लोग ऐसे तो जो दिल से करते हुए दिखाई देते हैं। तो रायगढ़ में जो उस समय हुआ था उसको यही माना गया था कि दिल से काम कर रही है पुलिस और वहाँ का प्रशासन। जी, तो स्वाभाविक है कि वो सब चीज़ें करने के बाद खुद को भी बड़ी खुशी होती है कि चलिए मनुष्य होने के नाते बिल्कुल जो तकाजा है उसका पूरा किया। और हम लोग को पुलिस को ऐसे काम करने के अवसर और भी कम होते हैं। जी जी। कोविड के समय जो ये काम थे वो पुलिस के लिए, खुद के लिए, जैसे आपने कहा, हम लोग के लिए भी बहुत ही सेटिस्फैक्टरी थे। जी सर, आपने एक निजात कार्यक्रम शुरू किया है और ऐसा लगता है कि आज की जो पीढ़ी है, जो एक वर्ग तो उस पीढ़ी में ऐसा है कि जो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में लगा हुआ है, एक वर्ग मध्यम हो जाता है दोनों तरफ, और एक वर्ग ऐसा हो गया है जिसकी संख्या आज की तारीख में पर्याप्त है जो नशे की आगोश में समा रहा है।
वो सूंघने की दवा से लेकर के और पीने की बहुत सारी दवाएं, इंजेक्शन, शराब, गांजा, ये सब चीज़ें तो पहले से ही चलन में थी। तो इसके प्रति जो रुझान लोगों का बढ़ रहा है, नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी का, उसको रोकथाम के लिए आपने दूसरे ज़िलों में भी कोशिश की और निजात कार्यक्रम कोरबा में भी चला रहे हैं। इस पे कितना संतुष्टि मिलती है आपको जब आप, कुछ लोग आपसे मिलते होंगे कि भाई हमारा बच्चा इससे, इस नशे से मुक्त हो गया, आपके इस अभियान से उसको लाभ मिला है, तो मन तो कहता होगा कि ये काम अच्छा हो गया। जी बिल्कुल। सीएम साहब का भी हमारे निर्देश रहा है कि उनका तो ये कहना था कि विशेषकर हम लोग शराब, अवैध शराब के अलावा जी। गांजा भी काफ़ी स्टेट में आता है, तो गांजे की एकदम सप्लाई को रोका जाए। और राज्य के अलग अलग ज़िलों में अलग अलग अभियान द्वारा, कार्रवाइयों द्वारा इस पे हम लोग जो अवैध नशे का कारोबार है उस पर रोक लगा रहे हैं। निजात अभियान की शुरुआत मैंने कोरिया ज़िले में पदस्थापना के दौरान की थी। और जब ये अभियान उस समय हमने लॉन्च किया तो हमारे दिमाग में एक था कि पुलिस का जो बेसिक काम है नशे के कारोबार पे रोक लगाना, वो हमारा बेसिक काम है, वो तो हम करेंगे और सख्ती से करेंगे। जी जी। दूसरा ये हुआ कि इसमें क्यों ना इसको, समस्या को समझ के कुछ ऐसा किया जाए जिसको और अच्छे तरीके से, कम्प्रेहेंसिव तरीके से चला जाए, ताकि इस पे प्रभावी काम होता दिखे। हाँ, एक जन अभियान बन जाए। तो उसको हम लोगों ने कहा कि भाई इसमें पुलिस कार्रवाई के अलावा जन जागरूकता के अभियान भी उतने ही व्यापक रूप से चलाने की ज़रूरत है। आप देखते होंगे कि समाज में अलग अलग सामाजिक, धार्मिक संगठन समय समय पे ऐसे अभियान चलाते रहते हैं। तो हमें लगा कि सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए। जी। तो व्यापक जन जागरूकता हमारा दूसरा लक्ष्य हमने रखा। तीसरा हमने लक्ष्य रखा कि ये ऐसे लोग जो बहुत ही नशे के आदी हैं, वो कुछ भी नहीं हो पा रहा है, तो क्यों ना उनको नशे से मुक्ति दिलाने के लिए नशा मुक्ति केंद्र इस्टेब्लिश किया जाए, उनको काउंसलिंग कराई जाए, उनको एडमिट कराया जाए। तो कोरिया में हम लोगों ने एक नशा मुक्ति केंद्र वहाँ नहीं था तो वहाँ खोला। आईजी महोदय ने उसका उद्घाटन भी किया। और मैं आपको बताऊं कि 6 महीने में ही रिकॉर्ड तोड़ कार्रवाइयाँ हुई, समाज के सभी वर्गों का व्यापक सहयोग मिला, और काफ़ी केस स्टडी तो हमें लास्ट में 6-6 महीने के बाद आने लगे कि इन जगहों पे नशे की सामग्री नहीं मिलने के कारण बहुत सारे लोग नशा छोड़ दिए। कई हमारे पास परिवार आए जिन्होंने बताया कि पत्नी आई, बोले कि पति बहुत मारपीट करता था, सर आपने इसको एक बार जेल भेजा और ये बेचने भी लगा था, जेल भेजा तो वापस आने के बाद समझाया भी आपने तो ये सुधर गया। कई ऐसे परिवार थे जिसमें, एक तो मैं आपको बताऊं, मैं वहाँ से जब राजनांदगांव चला गया था तो एक अपने पत्रकार साथी ने उस महिला से बात करा। उस महिला ने मुझे फ़ोन किया कि सर मेरा बेटा गांजा बेचता था और 10 साल से इसको 2 बार हम लोगों ने एडमिट करके भी देख लिया था, ये छोड़ नहीं रहा था। आपने इसको जेल भेजा, प्लस इसकी काउंसलिंग उसके बाद छुट्टी कराई, इसको जिम्मेदारी का एहसास कराया, तो ये हमारा ध्यान रख रहा है। तो ऐसे बहुत सारे केस स्टडी में हमें आते आते हमें दिखनी शुरू हो गई, जिसका व्यापक असर हुआ। सेम यही हमने राजनांदगांव में भी किया, क्योंकि अवैध नशे का कारोबार लगभग अधिकांश जगहों पे, बहुत सारे ज़िलों में चलते रहता है। तो राजनांदगांव में तो और भी प्रभावी कार्रवाइयाँ हुई। लगभग 6 महीने में उतनी कार्रवाइयाँ हुई जितने पिछले साल जो हुआ था उतनी नहीं, उसकी जब पिछला साल 2021 में जितनी कार्रवाइयाँ हुई उसका 4 गुना कार्रवाई सिर्फ 6 महीने में हुई। 54 4 व्हीलर हम लोगों ने पकड़ा जो दूसरे स्टेट से अवैध शराब लेके आते थे। तो ये सब का व्यापक असर दिखा, और उसी को हम लोग अब कोरबा में भी अब कर रहे हैं, और यहाँ भी लोगों का अच्छा सहयोग दिख रहा है। और सबके सहयोग से हम लोग का एम यही है कि लोगों को अवैध नशे के कारोबार से, अवैध नशे के प्रभाव से निजात दिला सके। खैर सर, वैध नशा भी क्या, शराब है, लेकिन शराब से भी अगर लोगों को लगता है कि हमारा पड़ोसी गांजा पीता था, पकड़ा गया, उसके विरुद्ध कार्रवाई हुई, या उसके परिवार के लोग खुश हो गए कि चलो कुछ कार्रवाई हुई और उसके बाद सुधर गया, तो जो वैध कारोबार है शराब का, उस पर भी असर पड़ता है। फिर उनको लगता है कि नहीं, हम भी सुधर जाएंगे तो हमारे जीवन में भी थोड़ी चमक आ जाएगी, तो उस पर भी कहीं ना कहीं असर समय पर दिखेगा। सर कोई और ऐसा अभियान, क्योंकि मैं जब आपकी पढ़ता हूँ ना पूरी 2011 से लेकर के अभी तक की यात्रा, तो कुछ न कुछ नया करना चाहते। निजात आपका ऐसा लगता है पुराना हो गया, कुछ और नया चल रहा है दिमाग में? मैं एक चीज़ के बारे में जो सोच रहा हूँ, जो सही में बहुत बड़ी समस्या है, वो है सड़क पे सुरक्षा। जी। तो चाहे उसमें ट्रैफिक मैनेजमेंट की बात करें, दुर्घटनाओं की बात करें, उस पे कुछ रोक लगाने के लिए
ट्रैफिक को सुधारने के लिए उस पे कुछ कार्य करने की योजना है। मैं आपको बताऊं, अभी कुछ दिन पहले ही हमारी एक सड़क सुरक्षा की जो राज्य स्तरीय मीटिंग होती है, जी। पिछले हफ्ते अभी हुई, जी जी उसमें जब आंकड़ों को हम लोगों ने देखा तो कोरबा की स्थिति बड़ी भयावह मुझे दिखी। पिछले साल से जनवरी से लेके अक्टूबर महीने तक जी जो एक्सीडेंट हुए थे और इस साल जो हुए, पिछले साल की तुलना में 30% अधिक मृत्यु हुई है लोगों की सड़क पे, और लगभग 32% अधिक घायल हुए हैं, जी और 8 से 9% सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है। जी जी तो ये सारे जो मृत्यु हैं वो किसी के भी होते हैं, हम में से, आप में से कोई भी जो सड़क पे चलता है, जो लोग सड़क का नियमों का पालन नहीं करते, जो लोग अपने गैर जिम्मेदाराना बिहेवियर से रोड पे गाड़ियां चलाते हैं, उनकी वजह से ये सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। जी। और साथ साथ हम खुद भी जो अपनी सेफ्टी प्रिकॉशन नहीं रखते, उसकी वजह से ये दुर्घटनाएं होती हैं। तो हम लोग के एक हमने अभी प्लान तैयार किया है, जी आने वाले समय में जो पुलिस द्वारा इन्फोर्समेंट की है जी कार्रवाइयाँ, और ऐसी कार्रवाइयाँ जिससे फ़र्क पड़े, जी वो करने की योजना है। दूसरा, आप देखते होंगे कि मैंने आपको बोला सिर्फ 8 से 9% ही सड़क दुर्घटनाएं परसेंटेज में बढ़ोतरी हुई, जी, जी। लेकिन मृत्यु और घायल की संख्या 30-30% बढ़ बढ़ रही रही है। है। जी तो उसका जब एनालिसिस हमने किया तो कहीं हमने पाया कि जरूर एक तो स्वास्थ्य ट्रॉमा सेंटर ज़्यादा और प्रभावी होना चाहिए, जिसके लिए कलेक्टर साहब काम कर रहे हैं। दूसरा, मुझे लगा कि कई बार जो लोग जब सड़क में दुर्घटनाओं में घायल होते हैं तो उनको लोग मदद नहीं करते। वो जी जी पुलिस की गाड़ी का वेट करते हैं, तो या तो उनको कानून का कोई, उनको लगता है कि हम उसमें फंस जाएंगे। तो ये जो चीज़ है, इसके लिए भी हम जन जागरूकता फैलाएंगे ताकि ऐसे लोग को टाइमली मदद मिल पाए और उनकी जान बच पाए। हाँ, उस तरह का अभियान चलेगा तो स्वाभाविक बहुत सारे लोग, आज भी लोग ये सोचते हैं कि कौन पुलिस के बखेड़े में पड़े, फिर हमको कोर्ट जाना पड़ेगा, ये तमाम बातें दिमाग में रहती, जबकि नियमों में बहुत सारे परिवर्तन अब हो गए हैं और उसकी जानकारी का अभाव जो है वो कई लोगों के प्राण संकट में डालने के लिए पर्याप्त होता है। तो चलते चलते सर वो वही बात आती है कि लॉर्ड मैकाले ने जो कानून बना दिया था 1862 में, 61-62 में, आज भी पुलिस कानून हमारे यहाँ लाजी में लागू है। परिवर्तन बहुत सारे हुए हैं और नई पीढ़ी जो आ रही है, आप जैसे जो युवक अभी इस सेवा में आ रहे हैं, वो चेंज कर रहे हैं अपनी तरफ से, लेकिन कानून में भी बहुत सारी चीज़ें चेंज होने की आवश्यकता है, ऐसा नहीं लगता सर? बिल्कुल, बहुत सारे कानून में चेंजेस की आवश्यकता है, क्योंकि जो सही कहा जाए तो हमारे जो पुलिस रेगुलेशन की, पुलिस एक्ट की जो 1861 का बना है, उसमें न जाने कितने समय के साथ चेंजेस हुए हैं। वो खुद दिखाता है कि समय के साथ चीज़ों को बदलना चाहिए। और वो जब रेगुलेशन जब बना था तो कहीं ना कहीं उसका उद्देश्य लोगों को कंट्रोल करना था, जी 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 लोगों को फैसिलिटेट करना, उनके वेलफेयर के हिसाब से सोचने के बजाय वो कानून, लॉ एंड ऑर्डर और कंट्रोल करने की नीयत जी जिसको जी कहा जाए वो था। तो ये जो नए एलिमेंट्स हैं, जो हम आज लोगों के प्रति ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होना है, जी अकाउंटेबल होना है, उनकी मदद करना है, उनकी वेलफेयर एक्टिविटीज़ में मदद करना है, पुलिस के काम के साथ साथ जी, जो हमारा क्राइम प्रिवेंशन, कंट्रोल और वो सब है, मूल भावना ये अगर हमें रखनी है तो कानून में भी परिवर्तन होने चाहिए। सेक्शन CRPC IPC में भी परिवर्तन होने चाहिए। जो समय समय पे हम लोग से भी जब सजेशन अलग अलग सेक्शंस में मांगा जाता है तो हम लोग देते रहते हैं, अदालतें उस पर परिवर्तन करते रहती हैं, लेजिस्लेटिव्स जो रहते हैं, हमारे लेजिस्लेटर्स रहते हैं, वो लोग परिवर्तन करते रहते हैं। तो समय आ गया है कि इन कानूनों को समय के हिसाब से जो भी बदलाव जरूरी हो उसको बदला जाए। बिल्कुल बिल्कुल, आपके मातहतों के सामने भी बहुत सारी समस्याएं रहती हैं, उसको भी अभी उसी कानून के तहत गवर्न होता है सब कुछ, और वो उनको सुविधाएं नहीं मिल पाती। आज भी पता लगा कि एक सिपाही ने, खबरदार ने, एक SI ने बहुत बड़ा काम कर लिया तो SP साहब ने खुश होकर के 300 रुपये का इनाम दिया। वो इनाम की जो पावर है, जी, जो जी। फाइनेंशियल पावर है, उसको भी बदलने की ज़रूरत है। जी, जी। प्रोत्साहन, जो अच्छा काम कर रहा है उसको और प्रोत्साहित करने के तरीके भी हमें ढूंढने हैं। जी 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 अब जब ये राशि तय की गई होगी तो उस समय 300 की बड़ी कीमत हुआ करती थी, लेकिन आज 300 रुपये क्या है, 2 बार पान खा लीजिए 4 मित्रों के साथ खत्म हो जाता है। चलते चलते सर, क्या कहेंगे आप नई पीढ़ी से, वो जो आपको इस कार्यक्रम में देख रही है, और चूंकि आप अभी बहुत कुछ करने का जज्बा लेकर के आप छत्तीसगढ़ में अलग जगह रहे हैं, अलग अलग जिलों में जहाँ पदस्थ होते हैं, कैसे लोग जीवन बसर करें, कैसे पुलिस के साथ वो तालमेल बना करके चलें ताकि आपको भी काम करने में सहूलियत हो, और पुलिस और पब्लिक के बीच का अभी भी थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस जो दिखाई देता है वो ख़त्म हो जाए? मैं हमेशा यही कहता हूँ कि अगर हम अपने अधिकार की बात कर रहे हैं तो अपने कर्तव्यों की भी बात करनी जी चाहिए। जी
हम अगर सिविल सोसाइटी में रहते हैं तो हमें सिविक सेंस, जी सिविक सेंस सामान्यतः है, ट्रैफिक में आप जाने तो ट्रैफिक सेंस, जी, और जी। सामान्य व्यवहार जो कर रहे हैं सिविक सेंस। अगर इन चीज़ों का हम पालन करें, नियमों का पालन करें, तो निश्चित रूप से जो हमारे समाज में जो अपराध है, जो अपराध से जुड़ी चीज़ें हैं, वो कम हो जाएगी। हम लोग एक बेहतर लाइफ, बेहतर जीवन जी सकते हैं। अगर हम अपने जिम्मेदारियों का ही सिर्फ अगर देखना शुरू करें तो बहुत सारी चीज़ों का समाधान हो जाएगा। एक अच्छा इंसान बनना बहुत ज़रूरी है, अच्छा नागरिक बनना जितना ज़रूरी है, अच्छा एक इंसान बनना ज़रूरी है। नई पीढ़ी जो आज नए जनरेशन में है, जो स्मार्टफोन के समय में स्मार्ट है, जी जी, उसको ये समझने की ज़रूरत है कुछ हमारे वैल्यूज़ हैं, कुछ हमारे नियम कानून हैं। उन नियम कानूनों का भी पालन उतने ही स्मार्टनेस से करने की ज़रूरत है। और हम लोग अगर नियमों कानून का पालन करें, समाज के सबके हितों की बात करें, तो निश्चित रूप से हम लोग एक बेहतर समाज की दिशा में जाएंगे। अपने कर्तव्यों का पालन करें, अधिकारों की डिमांड करें, वो ठीक है, कर्तव्यों का पालन करें। साथ ही साथ मैं उन लोगों के लिए ज़रूर कहूँगा जो लोग अपने कैरियर बनाने की के रास्ते में हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको कैरियर ऑप्शन आपके पास रहते हैं, लेकिन कोई भी कैरियर आप जो चुनते हैं या लक्ष्य जो आप चुनते हैं, आपको हमेशा ज़रूरी है कि उसको पाने का जो तरीका है उसके बारे में ये सोचना चाहिए कि एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है, मेहनत करना पड़ता है, कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए, आपका जो सोच जो है वो सकारात्मक हो। ये चीज़ें अगर आप अपने में डेवलप करेंगे, कल्टीवेट करेंगे, तो कितनी भी चैलेंजेस हों, कितनी भी परेशानियां हों, आप उससे बाहर निकल के जो आपने लक्ष्य अपनी लाइफ में तय किया है वो आप पा सकते हैं। जी जी, ज़रूरत है आप मेहनत करें, उससे परहेज न करें, क्योंकि उसका कोई विकल्प नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, उसका विकल्प नहीं है। और आप उससे परहेज नहीं करेंगे तो आपके जो प्रारब्ध में होगा वो भी बड़ा मायने रखता है, वो निश्चित है आपको प्राप्त होगा। कानून हमारे आपके लिए है, और उस कानून की रक्षा करना, उस पर परिपालन कराना, ये सर लोगों की जिम्मेदारी है। तो हम जो आपने कहा कि कर्तव्य और अधिकार दोनों में समानता लोग ला लेते हैं, वो नहीं लाना चाहिए। सिर्फ अधिकारों की बात नहीं बल्कि कर्तव्य की भी बात होनी चाहिए। हमारा आपका क्या कर्तव्य है हम ये भूल जाते हैं। हम सीधा सीधा आरोप सामने वालों पर लगाना शुरू कर देते हैं, वो अच्छी बात नहीं है। जितना हमें अधिकारों का ध्यान रहता है उतना ही हमें कर्तव्य पर भी चलने की, उस पर अग्रसर होने की ज़रूरत है। और जब हम ऐसा कर पाएंगे तो जो ख्वाब आप जैसे जो अधिकारी देख रहे हैं, जिनके पास अभी लंबा समय है, कुछ कर गुजरने के लिए उनके पास समय है, उनको सबको संबल मिलेगा। और फिर एक बेहतर समाज, बेहतर देश बनाने में हम और आप प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से अपनी भूमिका निभा पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपको कार्यक्रम देखने का, और बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी, आप ऐसा नहीं कर। थैंक यू। जय हिंद, जय बहुत छत्तीसगढ़।